Hello everybody, welcome to the video session. So this is the day 12th of Anthro Talks. So as you all know that we have started this program जिसके अंदर जो community post के अंदर जो है वो आपको सवाल पूछे जाते हैं, then अगले ही दिन we discuss those questions. ठीक है, structure कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो discuss की जाती हैं. ठीक है, so before we begin, there are two courses that are currently running. One is the foundation batch, other is the revision cum answer writing program. So please go and check these courses out. Foundation batch के अंदर basically 360 degree coverage जो है वो topics का किया जाता है along with answer writing. And in the revision cum answer writing program, basically the revision is done with the help of the video lectures, and then the answer writing, the daily answer writing, along with the test series that is provided to you. ठीक है, चलिए. So coming back to the program itself, so this is the day 12th. और जो पहला सवाल पूछा गया था आपको, दैट इज़ द ह्यूमन लैंग्वेज डेवलप्ड ड्यू टू बोथ कल्चरल एज वेल एज द बायोलॉजिकल फैक्टर, इसको डिस्कस करना है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सवाल है वो आपको क्या क्या कह रहा है, हमें लैंग्वेज की डेवलपमेंट को समझाना है, लैंग्वेज का ओरिजिन और डेवलपमेंट को समझाना है कि लैंग्वेज किस तरह से विसा विस द बायोलॉजिकल फैक्टर्स एज वेल एज द कल्चरल फैक्टर्स जो है वो बना है. यानी कि सवाल को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. बेसिकली जब आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है तो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके आप सवाल को ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सो हाउ यू विल इंट्रोड्यूस, अगेन हम पहले स्ट्रक्चर को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद की बातें बाद में. ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन लिखिए. इंट्रोडक्शन के अंदर अगेन इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, बहुत स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए. इंट्रोडक्शन एज मैं जनरली बात करता होता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड बी अ ब्रिज बिटवीन द क्वेश्चन एंड द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट जहाँ पे आपका कंटेंट लिखा गया है और सवाल के बीच का एक ब्रिज होना चाहिए, वो इंट्रोडक्शन बढ़िया रहेगा. सो इंट्रोडक्शन के अंदर यू कैन राइट दैट, जैसे आपके पास रिसेंट स्टडी हुई है बाय द फिलिप, एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक है, फिलिप लाइबरमैन. ठीक है, सो फिलिप लाइबरमैन की जो है वो एक लिंग्विस्टिक स्टडी है ऑन द नियंदरथाल मैन. तो उन्होंने बेसिकली कल्चर, ये रिमार्क किया है, कल्चर और बायोलॉजी ये दोनों जो है दे बोथ played a equal role in the development and the origin of the language in the human beings. ठीक है, तो यहाँ से with the help of the फिलिप लीबरमैन आप जो है इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है, अब बात आती है कनेक्टिंग स्टेटमेंट की. कनेक्टिंग स्टेटमेंट में पहले आप लिखिए कि कैसे जो है वो व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स जिन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन को और ह्यूमन लैंग्वेज के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया है. सो एवोल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं, बेसिकली यू हैव टू राइट द हाइपोथेसिस ओनली. सो द फर्स्ट हाइपोथेसिस दैट इज द डार्विनियन एंड द एवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस और द नेचुरल एवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस, जो कि कहता है कि जैसे डार्विनियन हाइपोथेसिस कहता है कि जैसे जानवरों के अंदर आपके पास लैंग्वेज बनी है, जैसे जानवर अगर गुस्से होते हैं तब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं, तो वैसे ही प्रिमिटिव लैंग्वेज पहले इंसानों के अंदर बनी, देन उसके बाद जो लैंग्वेज है वो बाकियों के अंदर जो है वो बननी स्टार्ट, जो फिर लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है, जो कम्प्लेक्सिटीज़ है लैंग्वेज की, वो बननी स्टार्ट हो गई. देन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस, और भी बहुत सारी हाइपोथेसिस लिख सकते हो. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस दैट इज द सरियोल हाइपोथेसिस और द सरियोल लैंग्वेज हाइपोथेसिस. ठीक है, सरियोल लैंग्वेज हाइपोथेसिस क्या कहता है कि सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो नियंदरथाल मैन के अंदर बनी है. ठीक है, ड्यू टू सर्टन बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स, फेरिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकी वजह से सबसे पहली जो लैंग्वेज बनी है दैट हैज़ डेवलप्ड इन द नियंदरथाल मैन, और फिर उसके बाद जो है लैंग्वेज आपकी जो है वो स्प्रेड हो गई है. सो सबसे पहली जो लैंग्वेज का फॉर्मेशन भी हुआ है, दैट लैंग्वेज इट इज़ नोन एज द सरियोल लैंग्वेज. फिर उसके बाद
बाद उसका जो है वो फॉर्मेशन बाकी जगहों के ऊपर जो है वो आपको देखने को मिलता है। और फिलिप लीबरमैन भी यही बात जो है वो मानते हैं। इसी के साथ एक और बहुत अहम हाइपोथेसिस निकल के आता है सामने, दैट इज नोन एज द नॉर्म चॉम्स्कीज इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हाइपोथेसिस। इनेट लैंग्वेज डिवाइस हाइपोथेसिस, इनेट लैंग्वेज डिवाइस हाइपोथेसिस कहता है कि जो लैंग्वेज है वो जैसे एवोल्यूशन के अंदर आपके पास पहले जैसे पहले जो इंसान था वो बहुत ही प्रिमिटिव इंसान था, जैसे प्राइमाइट जो है वो आपके पास प्राइमेट्स होते हैं वैसा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रेन की न्यूरल डेंसिटी बढ़ती गई, कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती गई, वैसे वैसे आपके पास एक इनेट एक्विजिशन डिवाइस का डेवलपमेंट हुआ। नॉर्म चॉम्स्की का ये मानना है कि एक इनेट जो डिवाइस है उसका डेवलपमेंट हुआ ब्रेन के अंदर, ड्यू टू विच वी वर एबल टू decodify the complex symbols that we were catching, and then again we were codifying those symbols or those things, those messages into symbols that we wanted to communicate। ठीक है, तो अगेन ये एक जो डिवाइस है that is known as the innate लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये ब्रेन के अंदर डेवलप होता है और जैसे जैसे चाइल्ड डेवलप होता है वैसे वैसे ये इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो नॉर्म चॉम्स्की का ये मानना है कि एवोल्यूशन के दौरान आपके पास ये जो डिवाइस की फॉर्मेशन है ये भी धीरे धीरे हुई है, और जैसे जैसे लैंग्वेज बदलती रहती है इस डिवाइस के अंदर जो न्यूरल डेंसिटी है, जो न्यूरल प्लास्टिसिटी है, वो भी जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, सो दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स और द बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस दैट डिफाइन कि जो आपकी लैंग्वेज है वो किस तरह से डेवलप हो रही है। देन उसके बाद बात आती है द कल्चरल फैक्टर्स। लेट मी रेज दिस। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो कल्चरल फैक्टर्स की बात आती है। ठीक है, देखो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर बच्चे बहुत बार ऐसे करते हैं, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, बाइपेडलिज्म, इन सारी चीज़ों को लिख के छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपरली हेड्स के नीचे लिखना है। डार्विनियन हाइपोथेसिस के नीचे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगला आपके पास जो फिलिप का हाइपोथेसिस है वो प्रॉपरली ये बताता है कि ये सारी चीज़ें कब हुई हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग द नियंदरथाल मैन। फिर उसके बाद अगला डिवाइस अगेन और निटीग्रिटी को डिफाइन करता है, दैट जो भी बाइपेडलिज्म है, जो भी सब कुछ हुआ है इन द नियंदरथाल मैन, दैट वाज ऑल ड्यू टू द इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, नॉर्म चॉम्स्की उसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को प्रॉपरली लिखना है आपको। ओके, देन द कल्चरल हाइपोथेसिस। देखो कल्चरल हाइपोथेसिस जो है वो बॉवो हाइपोथेसिस, लाइंग हाइपोथेसिस ऐसे करके नहीं लिखना है, इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चरली लिखिए। सो द कल्चरल फैक्टर्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज़ द इमिटेशन हाइपोथेसिस, जिसके अंदर बॉवो, फूफू ये सारे हाइपोथेसिस आ जाते हैं। देन यू हैव द नेसेसिटी हाइपोथेसिस, जिसके अंदर लाइंग हाइपोथेसिस आ जाता है, हेल्प नीड हाइपोथेसिस आ जाता है, वार्निंग हाइपोथेसिस आ जाता है। ये सारे हाइपोथेसिस जो है वो उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कंक्लूजन का पार्ट आ जाता है। इन द कंक्लूजन अगेन यू हैव टू टेक अ स्टैंड, आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप स्टैंड क्या लोगे, ऑब्वियसली यू विल, आप वही इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो फिलिप की बात की थी आपने, कि फिलिप ने जो है वो फिलिप लीबरमैन ने जो है वो नेंदरथाल की बात की कि नेंदरथाल के अंदर जो है इस तरह से आपके पास लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। तो उसी चीज़ के ऊपर जो है वो आप स्टैंड लोगे। थस इन दी नेंदरथाल मैन बोथ बायोलॉजिकल एंड द कल्चरल फैक्टर्स they integrated with each other, and the complex phenomena like the language development or the formation of the language it occurred। ठीक है, वो जो है वो फिनोमिना जो नियंदरथाल मैन है उसके अंदर जो है वो हुआ है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट, इस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है। ठीक है, अब देखो कई बच्चे ये बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सबसे अलग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपका क्वेश्चन अलग अगर आप लिखोगे, अलग थोड़ा सा अगर स्टैंड होगा, इट विल बी अ वेरी बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, नो डाउट एट दिस। बट अलग करते करते जो क्वेश्चन की डिमांड है उससे नहीं हट जाना होता।
पहले क्वेश्चन की डिमांड को पकड़िए। इसीलिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन करना है, इंट्रोडक्शन आपको क्वेश्चन का करना है। और क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन करने के लिए ये सबसे बेहतर टेक्निक है कि अपना थॉट प्रोसेस इस तरह से रखिए दैट योर इंट्रोडक्शन इट इज़ द ब्रिज बिटवीन द क्वेश्चन एंड द बॉडी पार्ट और क्वेश्चन के बीच वाला जो ब्रिज है वो आपका इंट्रोडक्शन है। इस तरह से चीज़ को सोचना है आपको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ओके। सो एक क्वेश्चन पीछे रह गया, चलिए पहले ये इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है। So you will divide your answer into 3 parts: introduction, body and then conclusion. Okay. So introduction के अंदर जो basic language के elements हैं उनको आप introduce कर दीजिए। That the structure of language can be studied with the help of the phonological components, the lexicon, the morphological component, the syntax and the semantic components. ये आपके पास जो है वो 5 कंपोनेंट जो है वो हर एक लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। ठीक है, ये आपके पास इंट्रोडक्शन हो गया। अगर सेकंड लाइन के अंदर आप लिखना चाहते हैं कि नॉम चॉम्स्की ने, लिबरमैन ने, इन सब लोगों ने जो है वो इसको स्टडी किया है, एडवर्ड सापीर ने इसको स्टडी किया है, फ्रांस बोआ ने इसको स्टडी किया है, यू कैन राइट सो। ठीक है, तो दैट इज़ एन एडेटिव पॉइंट, ये आपके पास एक जो है वो चेरी ऑन द टॉप है, यू कैन राइट इट सो। ठीक है, फिर हम पहले कंपोनेंट को लेते हैं, दैट इज़ द फिनोलॉजिकल कंपोनेंट। फिनोलॉजिकल कंपोनेंट का मतलब है दैट हाउ द साउंड्स आर मेड, कि आपके पास साउंड सिस्टम कैसा है, हाउ द फनीम्स आर अरेंज्ड, फनीम्स जो हैं वो किस तरह की हैं लैंग्वेज के अंदर। फनीम्स दे आर द फाइनाइट नंबर ऑफ साउंड सिस्टम्स। ठीक है, जो अगला आपके पास कंपोनेंट आता है दैट इज़ द लेक्सिकन सिस्टम। लेक्सिकन सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके पास जो है हाउ द फोनीम्स दे कंबाइन टू फॉर्म द वर्ड्स किस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, अगेन दे आर मोर और लेस फाइनाइट, देयर फॉर द यू हैव द डिक्शनरीज, तभी आपके पास डिक्शनरीज बनती हैं। देन उसके बाद अगला आता है ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ मोर्फोलॉजी, कि आपके पास अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन कर रहे हैं सो एज टू फॉर्म सर्टन मीनिंगफुल थिंग्स। देन उसके बाद आपके पास सिंटैक्सेस आ गए कि अलग अलग जो वर्ड्स हैं वो किस तरह से कंबाइन कर रहे हैं सो एज टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। देन यू हैव द सिमेंटिक कंपोनेंट, कि आपके जो मीनिंग्स हैं अलग अलग सेंटेंसेस के उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, एंड देन उसके बाद उसका और जो डीपर मतलब है वो किस तरह से निकाले जाते हैं, वो सिंटेक्स का कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको लिखना है। देन कंक्लूजन के अंदर लिखना है अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की का ये मानना था कि जो आपके पास लैंग्वेज के स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज का सिंपल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ यूनिवर्सल, दैट इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। ठीक है, दुनिया भर के अंदर वो इट इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, और हर जगह के ऊपर ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये जो है वो पाए जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंक्लूड, इस तरह से आप चीज़ों को बढ़िया से जो है वो कंक्लूड कर सकते हो। देन द सेकेंड क्वेश्चन दैट वी वर लेफ्ट विद, दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलेशन बिटवीन द कल्चर एंड लैंग्वेज और कल्चर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको जो है वो आपको समझना था। ठीक है, अगेन फॉर द ब्रेन स्टॉर्मिंग पर्पसेस हम जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर इसको जो है वो डिवाइड कर लेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन के अंदर लिखिएगा दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड कल्चर इट वाज स्टडीड बाय द लिंग्विस्टिक रिलेटिविस्ट लाइक एडवर्ड सापीर, फ्रांज बोआ, वुफ, सापीर जो है वो वुफ, और आपके पास जो है जैसे हॉफमैन। सो इन सब लोगों ने जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड लैंग्वेज जो है वो स्टडी किया है,
and this entire segment, this is known as the linguistic relativism. तो इसको हम linguistic relativism के नाम से जो है वो जानते हैं. ठीक है, अब बात आती है that how this relationship between the culture and language it is studied. ठीक है, so influence of the culture on language it is studied through, इसके आगे कंपोनेंट्स होते हैं. तो बॉडी के अंदर पहला कंपोनेंट लिखोगे दैट इज द लेक्सिकल कंटेंट. ठीक है, जैसे कोर वोकैबुलरी कल्चर टू कल्चर जो है वो चेंज करती है, जैसे ब्राउन और विटोन्स्की ने जो है वो इसके अंदर काम किया है. तो फर्स्ट इज द लेक्सिकन ऑफ अ लैंग्वेज, द सेकंड इज द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज. जैसे नवाहोज के अंदर काम किया था होजर ने, तो जो ग्रामर है वो कल्चर टू कल्चर लैंग्वेज की जो है वो चेंज करती रहती है. देन द थर्ड कंपोनेंट इट इज़ द साइकोलिंग्विस्टिक्स. साइकोलिंग्विस्टिक्स कि आपके पास जो अगेन साइकोलिंग्विस्टिक्स ये भी बताते हैं कि लैंग्वेज का प्रभाव कैसे पड़ता है कल्चर पे, तो इसको दूसरे सेगमेंट के अंदर रख लेंगे, काट दो इसको. देन आपके पास जो है वो बात आती है अगली फोनीम्स की. जो आपके पास फोनीम्स हैं, जो नंबर ऑफ फोनीम्स हैं वो चेंज करता रहता है. हवाई के अंदर नंबर ऑफ फोनीम्स कुछ और होंगे उनकी लैंग्वेज के अंदर. जो आपके पास अमेरिकन लैंग्वेज है, अमेरिकन इंग्लिश है, उसके अंदर नंबर ऑफ फोनीम्स दे विल बी डिफरेंट. देन उसके बाद मॉर्फीन्स, जो आपके पास वर्ड का फॉर्मेशन है, मॉर्फोलॉजी है, वो भी चेंज करती रहती है कल्चर टू कल्चर. देन किनेस्टिक्स. ठीक है, जो आपके पास बॉडीली मूवमेंट्स हैं अपने जो आपके मैसेजेस को डिलीवर करती हैं दैट आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट. जैसे जापान के अंदर जो डिस्टेंस है वो रखना इट इज़ रिस्पेक्टफुल. आपकी कल्चर के अंदर हगिंग, ब्राज़ीलियन कल्चर के अंदर भी हगिंग, किसिंग इट इज़ मतलब ये काफ़ी फ्रीक्वेंट रहती है. फ्रेंच कल्चर के अंदर भी ये काफ़ी फ्रीक्वेंट रहती है. ठीक है, अगर अमेरिका के अंदर आप आँख में आँखें डाल के बात नहीं करोगे तो इसका मतलब होगा डिसरिस्पेक्टफुल हो आप. अगर जापान के अंदर जाके आप आँख में आँख डाल के बात करोगे तो इसका मतलब होगा कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो. ठीक है, सो द किनेस्टिक्स दे आर वेरी डिफरेंट. सो विद द हेल्प ऑफ दीज 5 कंपोनेंट्स आप क्लियरली ये सजेस्ट कर सकते हो दैट द कल्चर, जैसे जैसे कल्चर आपके पास अलग डिफ्रेंशिएट होता है वैसे वैसे लैंग्वेज जो है वो भी डिफ्रेंशिएट होती जाती है. देन इट इज़ ऑल्सो द अदर वे अराउंड. आपने रिलेशन समझाना है ना, तो दूसरा भी आपको जो है वो समझाना पड़ेगा. सो द सेकेंड कि कैसे लैंग्वेज का प्रभाव पड़ता है कल्चर के ऊपर, दैट इज़ अंडरस्टूड और दैट इज़ understood through an hypothesis called the Wolff-Sapir hypothesis. ठीक है, वुफ और सापीर ने इसके ऊपर काम किया था. ठीक है, वुफ-सापीर हाइपोथेसिस ये मानता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द साइकोलिंग्विस्टिक्स, कि आपके पास जो आपकी लैंग्वेज है दैट हाउ यू यूज़ योर लैंग्वेज इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस योर बिहेवियर पैटर्न. तो उन्होंने जो है वो हार्टफोर्ड इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो है वो काम किया था. यू कैन साइट दैट एग्जाम्पल. अगर वो आप डायग्राम भी लिखना चाहते हैं, डायग्राम बनाना चाहते हैं, यू कैन ड्रॉ सो. नहीं तो सिर्फ इतना लिख के जो है वो आप छोड़ सकते हो कि उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया था कि जो आपकी लैंग्वेज है, अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हो देन आपके ऊपर जो है वो प्रभाव वो काफ़ी डिफरेंटली पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो उन्होंने इस चीज़ को समझाया था. एंड जॉर्ज लकॉफ की भी एक स्टडी है कि जो लैंग्वेज का यूज़ है, जो वर्ड्स का यूजेज रहता है, उसका आपके बिहेवियर पैटर्न के ऊपर, उसका आपके कल्चरल कंटेंट के ऊपर, मैनर्स के ऊपर अलग अलग तरह का प्रभाव पड़ता है. ठीक है, देन आपको फिर जो है वो कंक्लूड करना है. यू कैन कंक्लूड बाय सेइंग सो कि जो आपके पास ह्यूमन कल्चर है दैट इज़ ऑल्सो वेरी रिलेटिव. Thus the language is also very relative and both of them they are knit with each other. ये एक दूसरे के साथ बढ़िया से knitted हैं, एक दूसरे के साथ बढ़िया से ये intertwined हैं. This is how you have to write. So I hope this lecture it has value added in your existing knowledge. Thank you very much.